जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए एमसीक्यू सारे प्रश्नों को करा दिया था। अब आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं। उन सभी प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ये सभी जो है हमारा 2 नंबर वाले प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच में रखा जाता है। देखिए इसमें बोला जा रहा है उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस के लिए आप लोग को पता होगा कि देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस छापते हैं और उत्तल लेंस में आप लोग को पता होगा कि 2 फोकस इसमें होता है। यहाँ पे आ गया हमारा F1, ठीक है, और इधर साइड हो गया 2F1, ठीक। इधर साइड के अगर फोकस को हम मान लेते हैं F2, तो यहाँ का फोकस हो जाएगा हमारा 2F2। अब अगर इसके बीच में रखा गया, ठीक है, तो जब इसके बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु जैसे जैसे उसके समीप आता है, प्रतिबिंब थोड़ा दूर चलते जाता है, तो यहाँ से एक किरण जाएगा और ये यहाँ से कहाँ से जाएगा, तो सबसे पहले ये फोकस से आता हुआ हम लोगों को नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा जो किरण आएगा वो हम लोग को कुछ इस प्रकार से नजर आएगा और ये हम लोग का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर, मतलब फोकस से बाहर वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तव में बन रहा है और उल्टा बन रहा है ना, तो इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा 2F2 के बाहर और वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आंसर इसका बता देते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप लोग आंसर इसका लिखिएगा कि स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं और साथ ही साथ वायुमंडल की जब मोटी परतों से होकर के वायुमंडल की मोटी परतों से जब प्रकाश गुजरता है तो नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण क्या होता है, वो तेजी से फैल जाता है और नीला रंग ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण से स्वच्छ आकाश का रंग नीला नजर आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्टित करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब कि ये नियम कौन दिया था, तो मैक्सवेल का नियम क्या बोला था कि यदि अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं, ठीक है, धारा की दिशा में, तो शेष उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दिखाएगा। जबकि फ्लेमिंग का नियम क्या बोलता है, अंगूठे को किसके ओर रखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, किस में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो इस अनुसार से ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग है। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ऊष्मा का ह्रास होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए आप लोग, अगर हम मान लेते हैं H2O का ही उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम रिएक्शन जब कराएंगे, हीट देंगे, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा का हानि हो रही है और ये फिर टूटेगा H2 प्लस O2 में टूटेगा, ठीक है। तो इसमें ये रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ये इसे हम कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका आंसर होगा धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि धातुओं की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है, तो आप इतना भी लिखेंगे तो ये सही होगा। अगला है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है उदाहरण सहित, उदाहरण के साथ इसे समझाइए, तो आप इसे भी कर लेंगे। उसके बाद फिर है पौधों में प्रकाशन उवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो पादप के ऊपरी भाग जो है, प्ररोह जो है वो पादप की दिशा में, प्रकाश की दिशा में, और अन्य जो भाग है वो उसके विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, प्रकाशानुवर्तन कहा जाता था। क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, पारितंत्र में अपघटकों की निम्न भूमिका होती है। हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है और यह पर्यावरण में उपस्थित हानिकारक चीजों को नष्ट कर देता है, मतलब कि उन्हें सड़ा गला करके हमारे पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो ये थे 2 नंबर वाले प्रश्न। अब इसी तरह से हम लोग चलिए देखते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं। ये आंसर लिखने के लिए आप लोगों के लिए खाली जगह है, छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें, ठीक है। तो उत्तल दर्पण बोला गया है, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वस्तु की ऊंचाई मतलब H दिया हुआ है हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और U बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमको निकालना होगा, भी निकालना होगा, इसीलिए हम यहाँ से दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब यहाँ से जो है
यहाँ से हम इस प्रकार से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसके दर्पण सूत्र के माध्यम से हम प्रश्न को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध आपको पता होगा, ठीक है, किसी चालक का वह गुण होता है जो अपने में प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अपने में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका ईसाई मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना, इसका ईसाई मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता था। पहला उसकी लंबाई पर, तो लंबाई के क्या होता था, मतलब कि आर समानुपाती होता था एल। ठीक है, मतलब कि आर समानुपाती एल होता था, मतलब जैसे जैसे उसका लंबाई बढ़ता है वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, 1/a। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता था तो इसका प्रतिरोध कम होगा। और तीसरा होता है उसकी प्रकृति पर, किस पर, तो प्रकृति पर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है अतिभारण एवं लघु पतन को समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अतिभारण क्या होता है। तो अतिभारण आप लोग को पता होगा कि ओवरलोडिंग। ठीक है, अतिभारण मतलब क्या होता है, ओवरलोडिंग। तो जैसे मान लीजिए किसी का कैपेसिटी है 5 kg वजन ढोने का, और अगर हम उसको दे देंगे 10 kg वजन तो वो गिर जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अतिभारण एवं लघु पतन। तो अतिभारण मतलब क्या होता है, ओवरलोडिंग। जब किसी विद्युत शक्ति में, जब किसी विद्युत यंत्र में एक से अधिक साधित्रों को जोड़ दिया जाता है तो वह यंत्र ज्यादा लोड नहीं सह पाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, अतिभारण होता है। और लघु पतन क्या होता है, जब लाल तार और हरा तार, कहने का मतलब विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। ठीक है, लघु पतन से बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो लघु पतन से बचाव के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, तो भू संपर्क तार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पहला क्या करना चाहिए, भू संपर्क तार, फिर सुरक्षा फ्यूज, इन सभी चीजों का उपयोग करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस Al2SO4। ठीक है, और बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप लोग को बोला जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखे, मतलब कि इसको समीकरण लिखना है, उसके बाद फिर संतुलित भी करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न यौगिकों के लिए आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखें, प्रोपीन, एथेनॉल और प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, संरचना सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में बौनेपन का क्या कारण है। तो देखिए स्क्रीन में उतना ज्यादा नहीं लिख पा रहे हैं, इसके कारण से नहीं बता रहे। तो मनुष्यों में बौनेपन का क्या कारण है, इसका आंसर आप लोग को पता होगा। ये हमारा किस चैप्टर का है, तो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का है। ठीक है, अगला, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, नहीं सॉरी, देखिए मनुष्यों में बौनेपन का क्या कारण है, तब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से, है ना, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन अगर किसी में ज्यादा हो जाता है तो उसी के कारण वो व्यक्ति लंबा हो जाता है, और यदि नहीं होता है तो यदि वो स्रावित नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, व्यक्ति बौना हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित है, यह हमारे जनन चैप्टर का है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय कैसे है। तो देखिए ओजोन परत क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये मान लीजिए जैसे हमारा पृथ्वी है, तो इसके और यहाँ पर हमारा सन है, जिसके यहाँ से सनलाइट आता है। ठीक है, सनलाइट आ रहा है। अब इस सन में होता है यूवी रे होता है। अब अल्ट्रा वायलेट रे जो है हमारे लिए हानिकारक है, जिससे स्किन कैंसर वगैरह होता है, त्वचा पादपों के लिए हानिकारक है, उनके जनन क्षमता कम करती है ना। तो इसी के बाहर में ठीक है, देखिए तो इसमें हमको क्या करना होगा कि इसमें जो है ये समझिए एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारा लगा होता है। ठीक है, कौन लगा होता है, तो O3 का एक लेयर रहता है। किसका लेयर रहता है, O3 का। ठीक है, O3 का जो है वो लेयर रहता है, और O3 अणुओं से मिल करके बना होता है, जिसे ओजोन परत हम बोलते हैं। और ये परत क्या करता है, तो अल्ट्रावायलेट रे, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, तो वो वापस भेज देता है ना, वापस यहाँ से भेज देता है, जिसके कारण से हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ये जो है धीरे धीरे टूट रहा है, जिसके कारण से अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट आ जाएगा, और अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट आने से क्या होगा, तो इससे हमारे पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ओजोन परत की क्षति सूर्य से पृथ्वी पर डायरेक्ट स्किन कैंसर जैसी बीमारी को भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे।
अगला हमारा जो प्रश्न है 5 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। 47 से लेकर 52 तक जो भी प्रश्न दिया गया है वो 5 नंबर के लिए है, जिसमें से टोटल 6 प्रश्नों को दिया गया है और आप लोगों को इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है पार्श्वक्रम संयोजन, है ना। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं और इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध लिखे। ठीक है, इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध लिखना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक ये प्रश्न है और दूसरा है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेगा, श्रेणी क्रम संयोजन, और इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या तो फिर इससे पूछ सकता है एक ओम का नियम। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप याद करके ही तब परीक्षा में जाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जहां तक चुंबकीय बल महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहते थे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑस्टेट के प्रयोग को यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो है वो पूरे 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तांबा कॉपर के एक प्रमुख अयस्क का नाम लिखें तथा इसके सूत्र लिखें। ठीक है, इस अयस्क से तांबा धातु निष्कर्षण के लिए समीकरण लिखना है। ठीक है, ये धातु अधातु का एक चैप्टर है। अगला फिर हमारा क्वेश्चन है, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखें। संकलन अभिक्रिया जिसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब कि जो विस्थापन अभिक्रिया के जैसा था। ठीक है, ये कार्बन तथा उसके यौगिक से क्वेश्चन है और इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब ये ए और बी नंबर। तो बी नंबर में है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, मतलब C2H5 और OH, है ना। इससे आपको क्या बनाना है CH3COOH। ठीक है, इसे आपको बनाना है, मतलब कि क्या बोला है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल आपको बनाना है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है, मतलब कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम गतिविधि हम कर रहे हैं, वो पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। और इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला के प्रवाह चार्ट को बनाइए, मतलब कि आहार श्रृंखला में किस प्रकार से भोजन और ऊर्जा स्थानांतरित होता है, इसको बताना है। और आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में हृदय से होकर रक्त परिवहन का चित्र बनाइए, मतलब मनुष्यों के हृदय से लेकर के किस तरह से परिवहन होता है उसका एक चित्र आप लोग को बनाना है। देखिए, हम जय पराक्रम से एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि 5 नंबर देने वाला है, और 5 नंबर में आपका एक चित्र जरूर रहेगा जय पराक्रम से, जिसमें से इस बार काफ़ी ज़्यादा चांस है, ये क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इसमें से काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र, ये चित्र आप कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार चांस है कि ये क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो आप इसे जरूर कंप्लीट करके जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका भी तैयारी और आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।